जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपके इस परिवार के अंदर एक बार फिर से। और जैसा कि एक दो दिनों से तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वीडियो कंटेंट है वो आपको देते जा रहे हैं। देखो भाई, ये चक्रव्यूह ऐसा ही है पढ़ाई का। अगर एक बार आप इसके अंदर बढ़ गए ना, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। बदनामी में होता नहीं तो, अगर बिना नौकरी लगी उड़ गया नहीं, गाँव वाला भी ये कह देगा, बूढ़ी भी कह देगा, गेरो नहीं पढ़ाने भेजना है और क्योंकि कामयाब है। तो देखो भाई, तबियत खराब हो, कुछ भी हो, बस मेहनत नहीं रुकनी चाहिए आपकी। तो कोई बात नहीं भी, जैसा कि अपने पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल का क्लास स्टार्ट की थी और हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। बिल्कुल भाई, हम क्या पढ़ रहे थे भाई? हम पढ़ रहे थे साथियों यहाँ पर, क्या पढ़ रहे थे भाई? एक मिनट में, थोड़ा सा हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के अंदर हमने अनुच्छेद 13 तक पढ़ लिए थे ना। अनुच्छेद 13 तक कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और फिर भी अगर कोई तरीका वहां इशू आ रहा है तो कोई और तरीका आपको बताएंगे। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 14 से शुरू करेंगे। 14 से लेकर 18 तक पढ़ने वाले हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, एक बार साथ साथ बोलिए, क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार बोलते हैं। समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद के अंदर है? सीधा देख लो भी। देखो, एक तो आ जाता है अपना 14, एक 15, एक 16, एक 17 और एक 18। कितनी हो गई भी? 5। 4 नहीं बताने आपको, गलती नहीं करनी है साथियों। देख मेरे भाई, गलती छोटी हो या बड़ी हो, गलती गलती होती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, 14, 15, 16, 17 और 18, 5 अनुच्छेद है जिसके अंदर समता का अधिकार दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? देखो भाई, अनुच्छेद जो 14 है साथियों, वो कहता है, देखो अनुच्छेद जो 14 है, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता तथा विधि के समान, विधि का समान संरक्षण की बात कहता है भी। विधि का समान संरक्षण की बात कहता है, समान संरक्षण की बात कहता है। सर क्या होता है? अभी 1 मिनट दे दो, बस पूरा का पूरा क्लियर कर देता हूं। देखो, अनुच्छेद जो 14 है वो कहता है विधि की समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या होता है? देख मेरे भाई, विधि का मतलब होता है कानून। कानून के समक्ष सभी क्या होंगे? समान होंगे। विधि का समान संरक्षण, कानून का क्या होगा भी? समान संरक्षण होगा भी। इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। यहां लिखते हैं अपनी विधि के समक्ष समानता, और यहां लिखते हैं विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। अब देखो क्या बात है अभी, आराम से समझिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखो भी, विधि के समक्ष समानता ये कहता है कि सारे के सारे कानून की नजरों में क्या है? समान है भाई। क्या है भाई? समान है। कैसे समझो? उदाहरण के रूप में ये तो ये कहता है कि देखो भी, जैसे अपने उदाहरण की बात करते हैं, यहां मान लो कोई 100 केजी का बंदा है, 3 बंदे 100 केजी की हैं, 3 बंदे मान लो 70 केजी की हैं, 3 बंदे मान लो 50 केजी की हैं। तो ये वाला कहता है कि विधि के समक्ष समान है। ये कहता है कि जो ये सारे के सारे क्या हैं? समान हैं। क्या है भाई? समान है। कानून की नजरों में ये क्या है? समान है। क्या ऐसा हो सकता है क्या?
अरे भाई 100 वाले बंदे को 100 केजी वाले को 50 वाले के साथ में लड़ा दिया तो ये तो उसका कुचुम्बर निकाल देगा ना। तो ये जो प्रवृत्ति है विधि के समानता वाली, वो नकारात्मक प्रवृत्ति है, नेगेटिव है, ध्यान में रखना। भी आप सभी के साथ में समान कैसे कर सकते हो भी? अब 100 वाला जो बंदा है वो 50 वाले बंदे के साथ में इसको समान कैसे समझ सकती हैं? एक मान लो यहाँ पे जवान है, एक बूढ़ा है, सारों को समान कैसे समझ सकते हैं भी मान लो कोई 1 किलोमीटर की रेस करवा रही हैं, यहाँ पर 60 साल के भी आए हुए हैं और यहाँ पे 20 साल का भी आया हुआ है, बोल दिया कि ये तो समान है, इक्वलिटी है क्या? ये इक्वलिटी है क्या? ये तो कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के तहत सारे के सारे लोग क्या है? समान है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए यह नकारात्मक प्रवृत्ति का है। क्या प्रवृत्ति का है? नकारात्मक प्रवृत्ति का है, हम कह सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसको लिया कहां से गया है। इसको कहां से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता को हमने ग्रहण किया है ब्रिटेन से। कहां से ग्रहण किया है साथियों? ब्रिटेन से ग्रहण किया है। सेकंड बात, ये नकारात्मक प्रवृत्ति की है, नकारात्मक प्रवृत्ति की है भाई, प्रवृत्ति की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण का मतलब हो गया कि मतलब इक्वलिटी के आधार पर, जैसे मान के चलो उदाहरण लिया था भी यहाँ 100 साल के 3 बंदे बैठे हैं, या 100 केजी के 3 बंदे हैं, यहाँ 70 केजी के 3 बंदे हैं, और यहाँ पर 50 साल के भी या 50 केजी के 3 बंदे हैं। तो इसमें ये कहता है विधि का समान संरक्षण की इक्वलिटी रखो आप 100, ये जो 100 साल वाला है इसको इसके साथ लड़ा दो या इसके साथ लड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या कर लो, 3 अलग अलग वर्ग बना लो, तीनों वर्गों में आप 50 वाले को 50 वाले में लड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 70 को 70 वाले साथ में लड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 को 100 वाले से लड़ा दो। ये कहता है विधि का समान संरक्षण, जो कि हमने ग्रहण किया है साथियों। कहां से किया है आपको पता ही होगा, अमेरिका से हमने ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है साथियों? हमने इसको अमेरिका से, यानी इसको हमने यूएसए से ग्रहण किया है। और अगर इनकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, इसकी जो प्रवृत्ति हो जाएगी ये सकारात्मक प्रवृत्ति की है, सकारात्मक प्रवृत्ति की है भी, प्रवृत्ति के हैं। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। देखो, हमने पढ़ रही हैं मौलिक अधिकार पढ़ रही हैं। आज हमने शुरू किया है 14 से लेकर 18, यानी पहला मौलिक अधिकार हम बात करने जा रहे हैं। टोटल 6 मौलिक अधिकार है अपने पास में। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 की हमने बात की है। 14 के अंदर ये बात कही गई है कि विधि के समक्ष समानता तथा विधि का समान संरक्षण हो। इसको हमने 2 भागों में देखा है। विधि के समक्ष समानता क्या होती है कि सारों को समान समझा जाए, और ये कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ये नकारात्मक प्रवृत्ति की है, क्योंकि सभी के साथ में समान व्यवहार नहीं किया जा सकता, जो उदाहरण के रूप में हमने समझा भी है। विधि का समान संरक्षण ये कहता है कि इक्वलिटी देखो, उसके आधार पर जब अगर महिला है तो महिला के साथ में महिला के जैसा व्यवहार किया जाए, तो पुरुष के साथ में पुरुष जैसा, बच्चों के साथ में बच्चों जैसा, विकलांग के साथ में उनके अनुरूप ही मतलब व्यवहार होना चाहिए। इसको हमने यूएसए से ग्रहण किया है। ये सकारात्मक प्रवृत्ति की है, बिल्कुल भाई, ये सकारात्मक प्रवृत्ति की है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, अपने अनुच्छेद 15 पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, आगे का अपनी बात करेंगे, चर्चा करेंगे अभी। तो अनुच्छेद 15 के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार सा अनुच्छेद है, इनको आपको देखना है। देखो भाई, अनुच्छेद 15 क्या कहता है भाई, यहां से लिखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15,
सबसे पहले लिखना है, इसके अंदर एक बात कही गई है छुआछूत का अंत। क्या बात कही गई है भी साथियों इसके अंदर? सॉरी, इसके अंदर कहा गया है कि भेदभाव का अंत। इसके अंदर क्या बात कही गई है साथियों? इसके अंदर बात कही गई है भेदभाव का अंत। कैसे बात कही गई है वो भी हम चर्चा करेंगे। भेदभाव का अंत, भेदभाव का अंत। देखो भी साथियों, इसमें सबसे पहले अपने अनुच्छेद देखते हैं 15(1). इसमें क्या बात की गई है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी व्यक्ति के साथ, व्यक्ति के साथ, देखो भी मैं आपको बताता हूं, ये जितनी भी जो भेदभाव की जो बातें बताई गई है वो राज्य, राज्य का मतलब यहां पे देखो भी आप कह रहे हो कि सर राज्य क्या हो जाएगा, तो राज्य आपको पता ही है क्या होता है। राज्य की परिभाषा हमने देखी थी, किसके अंदर देखी थी भाई? अनुच्छेद याद आ रहा है क्या? भूल गए क्या? पीछे वाला रिपीट करो भाई। पीछे वाला हमने देखा था अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया था। तो राज्य किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, हाँ, जाति, लिंग और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता भी, नहीं कर सकता। समझो, राज्य किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ये 5 प्रकार है जो आपको ऐसे के ऐसे ही याद रखनी है। अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था एसएसटी का, उसके अंदर क्रम पूछा गया था कि पहले क्रम पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। तो ये क्रम आपको एजीटी याद रखनी है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले आता है धर्म। आप किसी भी धर्म को लेकर ये नहीं कह सकते कि आप हिंदू हो, मुसलमान हो, या सिख हो, या ईसाई हो, इनको लेकर आप किसी भी प्रकार का राज्य है वो भेदभाव नहीं कर सकता है। मूल वंश भी आपका वंश ये रहा है, हम आपके साथ में क्या करेंगे? भेदभाव करेंगे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जाति, जाति पहले के टाइम में आपको पता ही है, छोटी जाति के लोग मानते थे, इनको बोलते थे जो SC ST या जो निम्न कास्ट जैसे चमार हो गए, इनको क्या बोलते थे? निम्न जाति का बोलते थे। इनके साथ में भेदभाव करते थे, मटके का पानी तक नहीं पीने देते थे। अगर वो चले जाते थे ना तो पीछे से उनको क्या करते थे भी, झाड़ू लगाते थे वो लोग कि इनके पैरों के निशान तक ना दिख जाए। तो वो चीजें इसके अंदर कहा गया है कि इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, है ना। तो लिंग, आप ये नहीं कह सकते कि आप पुरुष हो या महिला हो, है ना। भी आप महिला हो, आपके साथ में अलग बर्ताव किया जाएगा, पुरुषों के साथ में अलग बर्ताव किया जाएगा। तो वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। निवास स्थान के आधार पर भी, जहां आप रह रहे हो उसके आधार पर नहीं कहा जा सकता कि आप तो उस गांव के अंदर रहते हो और वहां तो हमारी बनती नहीं है, इसलिए हम आपके साथ में क्या करेंगे भाई? भेदभाव करेंगे। ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो 15(1) ये कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। उसके बाद में देखो अनुच्छेद आता है आपका, अनुच्छेद आता है साथियों 15(2) आता है। 15(2) बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर आपको कुछ भी ध्यान में रखना कि धार्मिक स्थानों पर जाने पर, है ना, कोई भी धार्मिक या आप ऐसा नहीं, इसमें लिखिए कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर, कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता भाई, भेदभाव नहीं किया जा सकता। कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। जैसे भोजनालय हो गया,
भोजनालय हो गया, पनघट, पनघट हो गया, है ना, मंदिर वगैरह हो गए, भोजनालय हो गया, पनघट हो गया, या फिर हम कुआं कह सकते हो, कुआं हो गया, तालाब हो गया। यहां जाने पर कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आप कहीं भोजनालय में जाते हो, वहां पर आपको बोल दी कि आप तो इस कास्ट के हो, है ना, आप तो पुरुष नहीं हो, आप महिला हो, या महिलाओं को वहां पे निषेध दिया जाता है कि महिला को यहां से पानी नहीं दिया जाएगा, या इस जाति की जो महिला है वो तालाब के अंदर अपना मटका वगैरह नहीं भर सकती है, कुएं से पानी नहीं ले जा सकती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनका ये क्या करता है, खंडन करता है। देखो अनुच्छेद हमने 15(2) देखा है, कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। उदाहरण के रूप में सार्वजनिक स्थल जैसे भोजनालय हो गया, पनघट हो गया, कुआं हो गया और तालाब हो गया। एक बार इसको लिखिए, फिर अपने 15(3) के बारे में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया हो गया, आगे और बात कर लेते हैं अपनी। हाँ 15 तक की बात करें हैं, 15(3) के बारे में पढ़ेंगे। अब सुनिए भी आगे, अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? 15(3) कहता है, ये जो 15(3) है वो 15(1) का खंडन करता है। 15(1) का क्या है भाई, का खंडन करता है। खंडन सर कैसे करता है, देखो भाई खंडन करता है, अभी आप समझ जाओगे कैसे खंडन करता है। 15(1) के अंदर बात की गई थी कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति या मूल स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है कि राज्य के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है भी, विशेष प्रावधान किया जा सकता है, विशेष प्रावधान किया जा सकता है भी, किया जा सकता है। इसके अंदर देखो भी क्या बात की है कि राज्य के द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन 15(1) तो कहता है कि लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसलिए अनुच्छेद जो अपना 15(3) है वो 15(1) का क्या करता है, खंडन करता है। इस बात को भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है साथियों, भूलना नहीं है, 1% भी आपको नहीं भूलना है। अब सुनो आगे थोड़ी सी और चर्चा करते हैं अपनी। अब सुनो, जब यहां पर महिलाओं तथा बच्चों के लिए जब विशेष प्रावधान बनाए जाने लगे ना, तब क्या हुआ, तब SC और ST की बात आई। पहले के टाइम में 3 ही वर्ग थे, SC था, ST था और सामान्य वर्ग था। तो अब उन्होंने ये कहा, ये सोचा कि देखो भी महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान तो किए जा रहे हैं, क्यों ना SC और ST के लिए भी तो क्या किया जाए भाई, विशेष प्रावधान किया जाए। तो इसको लेकर से देखो भी क्या करती है मद्रास सरकार, क्या करती है मद्रास सरकार, जो करती है क्या है कि वहां के मद्रास सरकार क्या करती है, मद्रास सरकार वहां के कॉलेजों में यानी सामान्य शिक्षा के अंदर यानी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, शिक्षण के अंदर छूट दे देती है। किसको छूट दे देती है भाई, SC और ST को वहां पर छूट दे देती है। कौन सी सरकार थी भाई, मद्रास सरकार। SC और ST यानी अन्य पिछड़े वर्ग के जो अपने सामाजिक व शैक्षणिक विकास के लिए वो क्या कर देती है, सामान्य शिक्षा में छूट दे देती है। कि सामान्य शिक्षा का मतलब आपको पता ही है, सामान्य शिक्षण संस्थान, ठीक है। अब जैसे ही मद्रास सरकार ने सामान्य शिक्षण संस्थानों पर SC और ST को छूट दी थी, तो यहाँ पर मान लो जो सीटें थी वो सीटें क्या हो चुकी थी, बुक होगी भी। अब जैसे छोड़ दी तो वहां पर SC और ST वाले आए और बुक होगी। जो सामान्य की जो सीट थी उस पर भी कौन आ गए भाई, SC वाले आ गए और ST वाले आ गए।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर एक जो विद्यार्थी थी सामान्य वर्ग की थी, जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, सामान्य वर्ग की थी तो जिसका नाम था, हाँ आपने बहुत बार इसका नाम भी पढ़ा होगा, चंपाकम, चंपाकम दोराइजम, दोराइजम, दोराइजन। चंपाकम दोराइजन ने क्या किया था, देखो भी जब एससी और एसटी को वहां पर सामान्य शिक्षण संस्थानों में छूट दी गई, तो वहां क्या हुआ कि सामान्य वर्ग की एक जो वहां की छात्रा थी जिसका नाम क्या था, चंपाकम दोराइजम, उसका एडमिशन नहीं हो पाता है। अच्छे नंबर थे भी, एडमिशन नहीं हुआ, बढ़ गई। अब उन्होंने क्या कर दिया, हाई कोर्ट के अंदर यानी मद्रास कोर्ट के अंदर चली गई और वहां पर जाकर उन्होंने क्या कर दी भाई, उन्होंने कर दी याचिका लगा दी कि ऐसे तो मेरे क्या हो रहा है अभी, मेरे तो समता यानी समानता के अधिकार का क्या हो रहा है अभी, हनन हो रहा है, हनन हो रहा है यहाँ पे। और लेकिन जब अपने आगे पढ़ेंगे नीति निर्देशक तो पढ़ेंगे, वहां पर भी एससी और एसटी के उत्थान के लिए भी कार्य किए जाएंगे, ऐसी बातें वहां पे लिखी गई है। तो अब कोर्ट यहाँ पे फैसला सुनाता है, किसकी तरफ सुनाएगा, यहाँ एक तरफ तो चंपाकम दोराइजन ये कहती है कि मेरे यहाँ पर मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, और यहाँ पर बात आ रही थी नीति निर्देशक तत्वों की। तो उस समय के अंदर सरकार क्या करती है, चंपाकम दोराइजम की तरफ में फैसला देती है और ये कहती है कि अगर आप एससी और एसटी यानी अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक और सामाजिक विकास की अगर कुछ बात करना चाहते हो तो उसका एक अलग से प्रावधान बनाइए और उसकी बात को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद में फिर उसको हटाया नहीं जा सकता। तो एसटी और एससी यानी अन्य पिछड़े वर्ग के शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए फिर यहाँ पर एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, जो अनुच्छेद कौन सा था, 15(4) था, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे भाई। हाँ, ये चंपाकम दोराइजम वाला मामला ध्यान में रखना भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो भी अपनी बात करते हैं, बिल्कुल भाई 15(4) की हम बात करेंगे। 15(4) था, हाँ बिल्कुल 15 और 4। इसको देखो भी प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, जो कि आपको पता ही है कब हुआ था, 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। ये 15(4) जोड़ा गया था और इसके अंदर ये कहा गया था कि एससी और एसटी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक व शैक्षणिक विकास के लिए शैक्षणिक विकास के लिए सामान्य छूट दी जाएगी भाई, सामान्य छूट दी जाएगी भाई। ये बात किसमें लिखी गई है, 15(4) में लिखी गई है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के अंदर ये बात जोड़ी गई थी। उसमें लिखा गया था कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बिछड़े हुए नागरिकों को उन्नति के लिए क्या कर सकती है भी, सामान्य छूट दी जाएगी इसके अंदर। ये बात यहाँ पर विशेष रूप से लिखी गई थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां तक तो ठीक था, चलो कोई बात नहीं, यहां तक तो काम चल रहा था। अब क्या हुआ कि यहां से एससी और एसटी यानी अन्य पिछड़े वर्गों ने क्या किया था, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट थे, एम्स वगैरह जो आईआईटी वाले थे, उनमें जाकर एडमिशन की मांग की, है ना। उसमें जाके कहा कि हमें तो क्या है भी, हमें तो सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए हमें तो छूट दी गई है, हमें तो यहाँ पर एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर सामान्य छूट थी, यहाँ पर सामान्य छूट थी। और एम्स और आईआईटी जैसे संस्थानों में एससी और एसटी वाले यानी अन्य पिछड़े वर्गों को क्या नहीं मिल पाता, यहाँ पर एडमिशन नहीं मिल पाता है। फिर यहाँ पर एक संशोधन किया जाता है और एक बात और जोड़ी जाती है, वो 15
5 के अंदर जोड़ी जाती है। क्या बात जोड़ी जाती है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो भाई, यहां पर एक अनुच्छेद और जोड़ा जाता है, अनुच्छेद है 15(5). ये देखो, ये जोड़ा गया था 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन जो कि 1995 को हुआ था। इसके तहत ये कहा गया कि अन्य पिछड़े वर्ग को, अन्य पिछड़े वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक विकास हेतु विशेष शिक्षा का प्रावधान किया गया था। विशेष शिक्षा का प्रावधान किया गया। और ये जो प्रावधान था वो सरकारी प्लस निजी दोनों के अंदर, सरकारी भी था और प्लस में निजी दोनों के अंदर छूट दी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट थे एम्स वगैरह, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक बार और देखो, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 15(4) की। 15(4) प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके अंदर SC, ST या अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए सामान्य छूट की बात कही गई थी। लेकिन क्या हुआ है, सामान्य छूट की तो बात अपने सामान्य जो इंस्टीट्यूट थे इसके अंदर बात की गई थी, लेकिन जो एम्स वगैरह जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थी उसके अंदर भी अन्य पिछड़े वर्गों ने कहा कि हमें तो अधिकार है, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तब क्या होता है कि 15(5) एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है 93वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा, और इसके अंदर अन्य पिछड़ों की सामाजिक शैक्षणिक विकास हेतु विशेष शिक्षा का प्रावधान जोड़ दिया गया था कि आपको यहाँ पर क्या मिलेगी भी, विशेष छूट मिलेगी। 93वां संविधान संशोधन 1995 ध्यान में रखना साथियों। एक लास्ट बात और आती है, वो आती है अनुच्छेद 15(6). देखो यहाँ पे अपने सामाजिक की बात हो रही है और शैक्षणिक की बात हो रही है, यहाँ पर आर्थिक की कोई बात नहीं हो रही है। तो आर्थिक जो सामान्य वर्ग के जो लोग जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए थे उनके विकास के लिए एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था, और वो जोड़ा गया था 15(6) के अंदर। उसके बारे में भी चर्चा करते हैं हमने। स्वास्थ्य थोड़ा खराब है अभी, धीरे धीरे सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीडियो को पूरा देखा करो भाई, अच्छे नोट्स बना लो, लॉन्ग टाइम तक काम आने वाले हैं, अच्छे कंटेंट के साथ में आपको दे रहे हैं। और आगामी जितने भी परीक्षाएं होगी, आरओ हो गया, ये हो गया, RS वगैरह हो गया, या RPC की कोई भी वैकेंसी हो, आपको बिल्कुल पॉलिटिकल रामबाण साबित होगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हमने। तो आगे अपना लास्ट अनुच्छेद आ रहा है जिसका नाम क्या है साथियों, इस अनुच्छेद का नाम है 15(6). इसमें क्या बात कही गई है साथियों, इसमें मैंने अभी आपको बता ही दिया था। ये जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था साथियों, 15(6) जोड़ा गया था वो 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया था, यानी मोदी सरकार अभी जो चल रही थी उसके अंदर जोड़ा गया था। इसके अंदर कहा गया कि सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर, है ना, सामान्य वर्ग के वे लोग जो आर्थिक दृष्टि से बिछड़े हुए हैं, सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से क्या है भी, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा भाई, आरक्षण दिया जाएगा। ये बात कही गई थी, आपको पता होगा। हाँ, जैसे बोलते हैं ना अपने, इसको क्या बोलते हैं, आर्थिक दृष्टि से बिछड़े वर्ग को बोलते हैं EWS बोलते हैं।
ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक्स व्हीकल जो स्टेट होता है ना ये वीकनेस। तो देखो भी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आर्थिक रूप से बिछड़े हुए उनको शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया है। यहां पर तो शिक्षण संस्थानों में 10% का आरक्षण दिया गया है 15(6) के तहत है, लेकिन जब अपने आगे पढ़ेंगे 16(6) तो वहां पर सरकारी नौकरियों के अंदर 10% आरक्षण दिया गया है। ध्यान रखना साथियों, देखो 15(6) की बात आए तो शैक्षणिक संस्थानों के अंदर अगर पूछूं 16(6) तो वहां सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि है आरक्षण से संबंधित कौन सा 103वां संविधान संशोधन 2019 को होता है, जिसके तहत 15(6) जोड़ा जाता है और 16(6) जोड़ा जाता है। अलग अलग दोनों का मतलब है वो हम चर्चा करेंगे। तो यहां तक एक बार लिखिए, फिर अपने अनुच्छेद शुरू करते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लिखिए एक बार। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अपने। हाँ अब सुनिए भाई, अपने बात करते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद जो 16 है उसके अंदर क्या बात कही है साथियों, वो आप सभी जानते ही हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अवसर की समानता। सर लोक नियोजन क्या होता है? अरे सरकारी नौकरी कौन समझोगे, सरकारी नौकरी इंगे तो सारा फोड़ा है, इंगे तो सारा चक्कर है। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी। भी सरकारी नौकरी में सभी को क्या मिलना चाहिए भी, अवसर मिलना चाहिए। ये बात कही गई है किसके अंदर, अनुच्छेद 16 के अंदर कही गई है। इसके भी कुछ पार्ट हैं साथियों, देखो हम बात करते हैं अनुच्छेद 16(1) की मैं अगर बात करूं, 16(1) में क्या बात कही गई है भी, हाँ इसमें ये बात कही गई है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलनी चाहिए भी। सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता मिलनी चाहिए भी। अवसर की समानता मिलनी चाहिए भी। अवसर की समानता मिलनी चाहिए भी, मिलनी चाहिए। ये बात कही गई है 16(1) के अंदर। सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए भी, अवसर की समानता मिलनी चाहिए। ये बात कहता है 16(1) कहता है। उसके बाद में देखो भी अपनी और बात करते हैं। हाँ 16(2) क्या कहता है, देखो भी 16(2) क्या कहता है। 16(2) ये कहता है अनुच्छेद कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ देखो धर्म, हाँ मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता भी। भेदभाव नहीं कर सकता। देखो जब हम पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, अनुच्छेद 15 पढ़ के आए थे। अनुच्छेद 15 ये कहता है कि जहां हमने 5 प्रकार की शर्त देखी थी, देखो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और मूल जन्म स्थान के अंदर ना
जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, भी किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर देखो कितनी बातें ऐड हुई है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सातों का आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। भाई यही क्रम आपको ध्यान में रखना है, क्रम को आगे पीछे नहीं करना है। देखो धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग तो उसमें भी सेम थे, उसमें 5वें नंबर पे क्या था, जन्म स्थान था, लेकिन ये 6ठे नंबर पे है, पहले उद्भव उसके बाद में निवास स्थान। अच्छा ये उद्भव वगैरह सर समझ में नहीं आ रहा, इनके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। अभी देखो एक बार, देखो क्या चीज है, ऊपर वाला करते हैं, यहां देखो आराम से समझते हैं। सुनो मान लो मैं हूं यहां से हूं, दक्षिणी भारत से, दक्षिण भारत से हूं, हम मानना है, ठीक है, दक्षिण भारत से हूं, वहां मेरी फैमिली सारी जितनी भी वहां रहती थी। अब वहां से मान लो कि पापा की जॉब लगी और पापा कहाँ आ गए भाई, पापा आके रहने लगे भाई कहाँ, जयपुर के अंदर रहने लगे भाई, जयपुर के अंदर रहने लगे। यही मेरा क्या हो गया भाई, जन्म हो गया, यहीं पे मेरा क्या हो गया भाई, जन्म हो गया। उसके बाद में मैं क्या किया कि जयपुर से मेरे को तो बढ़िया सूटेबल लगा नहीं, मैं कहाँ आ गया भाई, मैं तो आ गया सूरतगढ़। कहाँ आ गया भाई, सूरतगढ़, सूरतगढ़। देखो भाई दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत क्या हो जाएगा, यहां से इसको बोलते हैं उद्भव, जहां से वो पीढ़ी निकलती है उद्भव, और सूरतगढ़ मेरा क्या हो जाएगा, निवास स्थान हो जाएगा, और जयपुर मेरा क्या हो जाएगा, जन्म स्थान हो जाएगा, जन्म स्थान हो जाएगा। हाँ अब ऐसे मत करना सर ये सही बात है क्या, दक्षिणी भारत, अरे ऐसा लगता है काला सा दक्षिण भारत का नहीं हूं मैं, ठीक है ना। हाँ फिर सर आप ऐसे काले से लगते हो तो दक्षिणी भारत के होंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये मैंने उदाहरण के रूप में आपको बताया है चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। चलो आगे और बात करते हैं। देखो भाई अगला मीटर जो आता है वो आता है 16-3। 16-3 क्या कहता है साथियों, वो हम चर्चा करते हैं। 16-3 क्या कहता है, सोलह तीन ये कहता है साथियों, 16-3 ये कहता है कि राज्य विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, लेकिन उसके लिए विधि बनानी चाहिए भी। राज्य विधि बनाकर निवास स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है साथियों, अनुच्छेद 16-3 कहता है। कौन सा कहता है साथियों, अरे आवाज नहीं आ रही, बोलनी थी क्या, ये कहता है 16-3 कहता है ना, ये बात याद रखनी है। ऑनलाइन क्लास अभी है ना, ऑफलाइन होती फिर तो बच्चों को बुला लेते, कोई बात नहीं। अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा अनुच्छेद आ रहा है, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा आ रहा है, देखो अनुच्छेद आ रहा है आपका, अनुच्छेद आपका आ रहा है 16-4 जोड़ा गया था। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा हुआ था, 93वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। ये जो संशोधन हुआ था साथियों आपको पता ही है कब हुआ था, 2005 के अंदर हुआ था। और एम्स के लिए मैंने आपको बताया था, एम्स वाला अभी पीछे हमने पढ़ के आए हैं, है ना, अभी हमने पीछे ही तो पढ़ के आए ना, भूल गए क्या इतनी जल्दी, ये तो गलत बात है। अभी हमने पढ़ा था 15/5 के अंदर, 15/5 में ये पढ़ा था ना कि देखो 15/4 के अंदर तो कहा गया था कि सामान्य वर्गों के लिए छोड़ दी जाएगी, लेकिन एम्स के अंदर गए थे तो 15/5 के अंदर हमने पढ़ा था कि 15/5 93 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, और वहां पर उनको कहा गया था कि आपको निजी और सरकारी के अंदर भी विशेष रूप से छूट दी जाएगी।
तो देखो 93 संविधान संशोधन 2005 में के तहत 16(4) अनुच्छेद जोड़ा गया, और इस अनुच्छेद में क्या बात की गई कि अगर इसमें जो बात कही गई थी ना साथियों, वो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। और ये जो बात कही गई थी ना, वो बहुत ही आरक्षण वाली बात कही गई थी। इसके अंदर क्या कहा गया था अभी कि राज्य है कि राज्य अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व कम है, जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है भी, व्यवस्था कर सकता है। ये बात कही गई थी भाई अनुच्छेद 16(4) के अंदर 93वां संविधान संशोधन 2005 के अंदर कि राज्य अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। इसके अंदर ओबीसी का मामला उठा था भाई, ओबीसी का मामला उठा था, ओबीसी के आरक्षण की बात। क्योंकि देखो भी पहले एससी और एसटी को तो आरक्षण मिल ही चुका था, आरक्षण की बात हो चुकी थी। अब बात आ गई थी ओबीसी की। अब पहचान कैसे करे भी ये ओबीसी है वो अन्य पिछड़े आयोग के अंदर आती है, ये भी लफड़ा था। क्योंकि पहले तो तीन ही तो थे, एससी था, एसटी था और एक सामान्य वर्ग था, सामान्य वर्ग था। अब इसके अंदर ओबीसी की कैसे पहचान करें भी, ओबीसी जो वर्ग है उसको अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर कैसे इनकी पहचान करें। तो इसके लिए भी अपने संविधान में एक अनुच्छेद आता है, आपने देखा होगा, यहां लिखता हूं ऊपर में, अनुच्छेद 340। आपने अनुच्छेद 340 के बारे में आपने पढ़ा होगा। अनुच्छेद 340 क्या कहता है? अनुच्छेद 340 ये कहता है कि राष्ट्रपति अन्य पिछड़े आयोग का क्या कर सकता है भी, गठन कर सकता है तथा पता लगा सकता है। अनुच्छेद है वो 340 क्या कहता है साथियों, इसमें ये आता है कि अन्य पिछड़े आयोग की पहचान कर सकता, राष्ट्रपति है वो अन्य पिछड़े आयोग का गठन कर सकता है तथा अन्य पिछड़ा आयोग का पहचान कर सकता है ना, उसकी पता लगा सकता है या पहचान कर सकता है, जैसा आपको सूटेबल लगे याद रख सकते हो। ये कौन से अनुच्छेद के अंदर बात की गई है? 340 के अंदर। राष्ट्रपति अन्य पिछड़े आयोग का गठन कर सकता है तथा उसका पता लगा सकता है, ये बात इसके अंदर कही गई है। और इसके तहत देखो पहला पिछड़ा आयोग है ना, पहला अन्य पिछड़ा आयोग गठन होता है, वो भी आपको बता देता हूं मैं कब होता है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ओबीसी के लिए होता है अन्य पिछड़ा आयोग, पहला आयोग गठन होता है अन्य पिछड़ा आयोग, पहला अन्य पिछड़ा आयोग। देखो भी ओबीसी के आरक्षण की बात कर रही है भाई, आराम से सुनते जाना बड़े तरीके से, ठीक है ना, कान खोल के बढ़िया तरीके से सुनते जाओ, पूरा समझ में आ जाएगा आराम से। गुरुजी उपराकर, अरे तो कभी पढ़ी को नहीं थारी, उपराकर तो जई सी गुरुजी पॉलिटिकल पढ़ानी, नींद आने वाजे, नींद तो आप ही आसी लड़ी, कभी पढ़ो गुन थे डमू है जी की चीज़ थारी समझ में को नहीं आ रही, कभी पढ़ी को नहीं, बच्चे पढ़नी तो पड़ेगी। देखोगे आज ना तो कल पढ़नी पड़ेगी, थाने मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत के बिना कुछ मिलेगा नहीं। चलो सुनो भाई, प्रथम अन्य पिछड़ा आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी, ये देखो भी ओबीसी, देखो अन्य पिछड़ा आयोग पहला ना यहाँ पे लिखते हैं पहला अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक नाम में अन्य नाम भी आता है काका कालेरकर, काका कालेरकर आयोग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता की थी वो काका कालेरकर ने ही की थी, इसलिए इसको काका कालेरकर आयोग भी बोलते हैं, या अन्य पिछड़ा आयोग भी बोलते हैं। ओबीसी के लिए आया था काका कालेरकर आयोग आया था। अच्छा, स्थापना कब होती है? स्थापना जो होती है वो होती है मेरे भाई 1953 में, 1953 के अंदर क्या होती है? स्थापना होती है।
तो उस समय के अंदर राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति भाई 1953 की बात हो रही है। अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भूल गए क्या? अरे भूल गए? नहीं सर याद है, बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे भाई? राजेंद्र प्रसाद जी थे आपके राष्ट्रपति। और पीएम की मैं बात करूं तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो की थी 1955 में। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष तो सर आपने बता ही दिया, काका कालेरकर थे, काका कालेरकर थे। इसके अंदर ओबीसी की मांग को खारिज कर दिया गया था, ध्यान ही नहीं दिया था, ठीक है ना। पहला अन्य पिछड़ा आयोग गठन ओबीसी के लिए काका कालेरकर आयोग भी बोलते हैं 1953 में गठित हुआ था। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पीएम की बात करूं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी और अध्यक्ष काका कालेरकर थे। लेकिन इसके अंदर ओबीसी के जो अन्य पिछड़ा आयोग था उसके आरक्षण की बात को खारिज कर दिया गया भाई। इसके अंदर हाँ आरक्षण की बात को खारिज कर दिया गया भाई। आरक्षण की हाँ बात को खारिज कर दिया गया भाई। इसके बाद में फिर द्वितीय आयोग आया था, मंडल आयोग। अरे मंडल आयोग का नाम सुना है क्या? क्योंकि उसकी अध्यक्षता वो बीपी मंडल ने की थी। जो अध्यक्षता करता था उसके नाम पे उसका नाम रख देते थे। चलो आगे और बात करते हैं अपने। सुनो भाई, अन्य पिछड़ा आयोग का दूसरा जो आया था, उसकी जो दूसरी रिपोर्ट आई थी, सेकंड जो बना था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़े से। हाँ सेकंड पिछड़ा, हाँ यहाँ पे द्वितीय सेकंड अन्य पिछड़ा आयोग, अन्य पिछड़ा आयोग, इसको नाम दिया गया था मंडल आयोग भी दिया गया था साथियों, मंडल आयोग भी दिया गया था, मंडल आयोग भी दिया गया था। ये जिस समय के अंदर आया था उस समय के अंदर देखो भी 1977 के अंदर किसकी सरकार बनी थी? सर मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। वेरी गुड, आपको तो पता है। तो पीएम कौन थे भाई? पीएम थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। अरे आपको तो पूरा आता है रे। हाँ गुरुजी हमारे याद है, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी जी थे यहाँ पे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में सर ये आयोग आया कब था? देखो भी 1977 के अंदर सरकार बनती है। इसकी जो स्थापना होती है वो 1978 के अंदर होती है। लेकिन ये कार्य कब करता है? कार्य करना स्टार्ट करता है 1 जनवरी 1979। सर अपनी रिपोर्ट कब देता है? रिपोर्ट देता है ये 31 दिसंबर 1980 को देता है, अपनी रिपोर्ट देता है। इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर देखो क्या है, मोरारजी देसाई की सरकार आपको पता है गिर जाता है। उसके बाद में गठबंधन की सरकार बनती है और गठबंधन की सरकार कौन बनाता है? वीपी सिंह जी बनाते हैं। कौन बनाते हैं भाई? वीपी सिंह जी बनाते हैं, वीपी सिंह जी। और 1990 के अंदर क्या करते हैं भाई? 1990 में ये ओबीसी को आरक्षण कितने परसेंट भाई? 27% आरक्षण है वो दे देते हैं। आगे की बात समझ में आरक्षण वाली। ओबीसी को 27% आरक्षण कब दिया गया था? 1990 के अंदर दिया गया था भी। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। वीपी सिंह की सरकार थी। अच्छा ये जो आरक्षण दिया गया था किस मंडल के आधार पर दिया गया था? मंडल आयोग की सिफारिश पर दिया गया था या अन्य पिछड़ा आयोग के वर्ग के अंदर दिया गया था? ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। अब देखो भी क्या हुआ था, इस आरक्षण को लेकर एक मुद्दा फिर खड़ा हो गया भाई। वो मुद्दा कौन सा था और क्या हुआ था? कोर्ट में गया था तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितने इसके अंदर जज बैठे थे, कौन सी न्यायपीठ बैठी थी, मुख्य जज कौन थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए हम इतना ही अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।